सुरक्षा की बन जाए भक्षक, इस समाज में रह रहे तमाम आम लोगों का क्या होगा। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है द केस कथा में, जहां हम अतीत से जुड़ी उन कहानियों की बात करते हैं जिनका प्रभाव हमारे समाज, हमारे लोगों पर बड़ा गहरा होता है। आज की कहानी हमारी सुरक्षा के एक मजबूत स्तंभ से जुड़ी हुई। कहानी की शुरुआत की बात करें तो एक घटना तमिलनाडु के सथानुकुलम से जुड़ी हुई है, जहां पी जयराज और जी बेनिस की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। ये वो दौर होता है जब कोरोना काल चल रहा होता है, जहां तमाम तरह की पाबंदियां, दुकानों के खुलने का समय, दुकानों के बंद होने के समय, जहां तमाम तरह के कार्यक्रमों में, शादियों में, मुंडन में, किसी भी तरह के कार्यक्रम में कितनी भीड़ जुट सकती है, और बाजारों में कितनी भीड़ जा सकती है, एक साथ कितने लोग खड़े हो सकते हैं, जहां हम खुद आपस में अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस पर रह के बातचीत करते थे। ये घटना है 19 नवंबर 2020, जहां पी जयराज और जी बेनिस की दुकान सथानुकुलम में एक मोबाइल दुकान होती है, जहां पी जयराज उस टाइम उपस्थित होते हैं। समय होता है 7 से थोड़ा बहुत ऊपर होता है समय। पुलिस आती है और पी जयराज को उठा लेती है। थोड़ी देर बाद जब जी बेनिस घर से दुकान आता है तो वो दुकान में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे पूछता है, पिताजी कहाँ हैं। दुकान में जो काम कर रहे हैं कामगार होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस आई थी, पिताजी को ले गई है, थाने तक ले गई है। तो जी बेनिस सोचता है कि देखते चल के थाने में क्या होता है, किस लिए ले गए। थाने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके पिताजी के साथ बदसलूकी हो रही है, उसके पिताजी को मारा जा रहा है। जहां वो बीच बचाव में उतरता है, पुलिस वालों को रोकता है, माफी मांगता है कि गलती हो गई है। दरअसल उन पे इल्जाम लगाया गया था कि आपने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया है। उसके लिए उन्हें मारा जा रहा था, उसके पिताजी को मारा जा रहा था, जिनका बीच बचाव करने बीच में आया था जे बेनिस, जिसकी उम्र 31 साल है। जहां पी जयराज की बात करूं अगर उम्र की, उनकी उम्र 59 साल है। पुलिस मार रही होती है पी जयराज को, जे बेनिस बीच बचाव में आता है। जब एक पुलिस वाला उसके पिताजी को घंटा मार रहा होता है, तब जे बेनिस उसके हाथ को पकड़ता है, रोकता है। उसी बीच बचाव में उसका हाथ पुलिस वाले की गर्दन तक पहुंच जाता है, और गर्दन में पहुंचने के साथ उसका एक बटन टूट जाता है, उसकी वर्दी का टूट जाता है। तब पुलिस वालों को स्वाभिमान जागता है, एक ऐसा स्वाभिमान जिसने इस बर्बरता की हदों को पार कर दिया, जहां पिता और पुत्र की मौत हो जाती है। एक ऐसा झूठा स्वाभिमान जो हमारी रक्षा के लिए काम करते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उन्हें लगा कि हमारी वर्दी को ऐसे तूने हाथ लगा दिया, जहां उन्हें लगता है कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई है कि तुम पुलिस वालों को छू सको। बड़ी बर्बरता से मारते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ डंडों से, जूतों से, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे तमाम तरीके से चोटें पहुंचाते हैं उनको। और ये घटना तकरीबन जब दुकान के समय से उठाते हैं तो लगभग समय होता है 7, सवा 7 या 7:30 के आसपास समय होता है। जे बेनिस आता है, उसी को रोकता है, और ये घटना शुरू हो जाती है। जहां जब ये घटना पता चलती है उनके घर वालों की, दोनों लोग थाने पे हैं और पुलिस ने भी छोड़ा नहीं है, तो वो लोग अपने साथी दोस्तों के साथ आते हैं, घर वाले, जिन्हें थाने के बाहर ही रोक दिया जाता है, जिन्हें अंदर ही नहीं आने दिया जाता है। तब एक कहानी शुरू होती है इस केस के मुख्य किरदार की, जिसने इस थाने के 10 पुलिस वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। कहानी रेवती आती है। रेवती जो एक उसी थाने में हेड कांस्टेबल होती है, जो जब गिरफ्तार किया जाता है जी बेनिस के पिता पी जयराज को, तब वो उस टाइम घर पे होती हैं। जी बेनिस जब थाने पे आता है तब भी वो नहीं होती हैं। वो लगभग रात के 9 बजे आसपास ड्यूटी पे आती है। वो देखती है कि 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है, जिन डंडे से, जूतों से, बेल्टों से, तमाम तरीके से बड़ी बर्बरता से चोटें पहुंचाई जा रही हैं, जिसका विरोध भी करती हैं, रोकती हैं, किसी से पूछती भी हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो
सामने से जवाब आता है कि इन्होंने पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, इन्होंने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया है। लेकिन वो जिस तरह से उन लोगों को मार रहे होते हैं, रेवती को लगता है कि इतनी बड़ी गलती भी तो नहीं है, वो उनका विरोध करती है, रोकती है। लेकिन वो सब उनके सीनियर होते हैं जो उसे डांट देते हैं। और रेवती जब देखती है कि कोई सुन ही नहीं रहा है तो वो थाने से बाहर चली जाती है। और रेवती का जो कहना होता है उसके हिसाब से जब वो पहुंचती है 9 सवा 9 के आसपास, जब थाने पहुंचती है, उसके बाद से अगर समय जोड़ा जाए तो 9 साढ़े 9 के आसपास से बराबर मार रहे होते हैं, लगभग 3:30 4 तक बराबर उन लोगों को मार रहे होते हैं, जहां उनके शरीर से कई जगह से खून टपकना, उनका शरीर लगातार स्टील पड़ गया था, वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतना मारा था उन्हें। जिनमें से 10 लोग उस थाने में थे, जिनमें से एक इंस्पेक्टर साहब थे श्रीधर, एक सब इंस्पेक्टर थे बालकृष्णन, एक पी रघुगणेश, एस मुरुगन, एस समुद्रई, मुतुराज, चेलादुराई, थॉमस फ्रांसिस, बेलुमुथु और एक पालदुराई। ये 10 लोग होते हैं जो बड़ी बर्बरता के साथ उनको पीट रहे होते हैं। जब वो लोग बारी बारी से मार के थक चुके होते हैं, तब उसी बीच जो इंस्पेक्टर साहब श्रीधर होते हैं, उन्हें याद आता है कि हमें अभी इन दोनों को कोर्ट के सामने पेश करना है, जज साहब के सामने पेश करना है। तब वो लोग उठते हैं और जो घर वाले बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ साथियों को श्रीधर भेजते हैं कि जाओ इनके घर वाले से बता दो जाके कि इन दोनों के लिए 2 जोड़ी कपड़े, वो भी काली पोशाक, काले रंग के, वो लेके आओ, कल हम लोग इन्हें कोर्ट ले जाएंगे, पेश करने के लिए ले जाएंगे। तो घर वाले घर जाते हैं, कुछ लोग कपड़े लेके आते हैं, काली पोशाक रहती है, लेके आते हैं, उनको देते हैं। वो लोग जब उनको कपड़े देते हैं, बोलते हैं कि इन कपड़ों को पहन लो, कपड़े बदल लो, जे बेनिक्स और पी जयराज। और कपड़े बदलने के बाद उन्हीं से कहा जाता है, जहां उनका खून बिखरा पड़ा है उसी कमरे में, कहा जाता है कि अपने कपड़ों से इस पूरे कमरे को साफ करो। वो बेचारे डरे हुए, सहमे हुए, ताकत शरीर में है नहीं, इतना खून बह चुका है शरीर से, चोटें इतनी गहरी आई हैं, फिर भी वो उस कमरे को साफ करते हैं। कमरे को साफ करवाते हैं। अगली सुबह पुलिस वाले उनको लेके निकलते हैं जज साहब के घर। दरअसल वो समय ही होता है कोविड का, उस टाइम कोर्ट लग नहीं रही होती है, जज साहब के घर ही लेके जाते हैं वो लोग। जज साहब बालकनी में बाहर आके पुलिस वाले आवाज देते हैं कि जज साहब, ये 2 लोग हैं, इन्होंने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया है, कोरोना का पालन नहीं किया है, और इन्होंने पुलिस वालों पे हाथ उठाया है, इन्हें 2-3 दिन कस्टडी में ऑर्डर दे दो। जज साहब पूछते हैं कि इनका मेडिकल टेस्ट करवाया है? तो बोलते हैं हाँ हमने करवाया है। दूर से जज साहब को दिखा दिया था चिट्ठी, वही पेपर। तो जज साहब कस्टडी में दे देते हैं 2-3 दिन। और दरअसल जो रेवती जी हैं, जब गवाही देती हैं कोर्ट में, उनका कहना होता है कि ये लोग थाने से निकलते हैं, सीधे जज साहब घर जाते हैं, और जो रिपोर्ट देते हैं जज साहब को, वो फर्जी होती है। जज साहब भी देख के कस्टडी दे देते हैं, और जब वो लोग वापस आते हैं तो उन्हें सब जेल भेज दिया जाता है, सीधे थाने लेके नहीं आता है। जब वो लोग जेल में होते हैं, रात को जे बेनिक्स की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है, कुछ घंटों में उसकी मौत हो जाती है, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है। अब जे बेनिक्स तो मौत ही हो चुकी है। कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जयराज की तबीयत खराब होने लगती है, लगातार उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अब जो भी लोग वहां पे उस टाइम होते हैं, वो सब जेल में होते हैं, उन्हें डर लगता है। वो लोग फटाफट
जयराज को लेकर निकलते हैं अस्पताल, जहां जयराज की भी मृत्यु हो जाती है। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो वो 10 लोग थे जिन्होंने बड़ी बर्बरता से उन्हें मारा था, बड़ी बेरहमी से मारा था, वो डरते हैं ये क्या हो। जब घटना ये जयराज और बेनिस की घटना, मृत्यु की घटना जब उनके समाज के लोगों को पता चलता है तो वो लोग थाने घेराव करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब तक एक बड़े मीडिया चैनल्स के माध्यम से खबर नहीं फैली तब तक तमिलनाडु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्हें सस्पेंड किया, ना उन्हें उठाया। जब ये घटना मीडिया चैनल्स के माध्यम से आगे बढ़ी तो ये बात मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंची। तब मद्रास हाई कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस से जवाब मांगा कि हमें इस घटना की जानकारी दो। जवाब मांगा कि इस घटना में जो जो भी चीजें हुई हैं हमें उसका चिट्ठा चाहिए। तब तमिलनाडु पुलिस करवाती है और तब जब मद्रास हाईकोर्ट इस घटना के बारे में तमिलनाडु पुलिस सवाल करती है और कहती है कि जब तक इस घटना को सीबीआई हैंडओवर नहीं कर रही है, अपने अंडर नहीं ले रही है, तब तक सीआईडी से जांच कराओ, जो भी दोषी हैं उन्हें पकड़ो। सीआईडी गठन होता है, उन 10 लोगों को उठा लिया जाता है, जिनमें से जो पाल दुराई होता है उसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती है, कोविड की वजह से हो जाती है। बचते हैं 9 लोग। सीआईडी उठा के जेल डाल देती है, लेकिन वो केस बड़े सहजता से चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। कुछ दिनों बाद उस केस को सीबीआई हैंड ओवर कर लेती है, उठा लेती है, पकड़ लेती है। अब सीबीआई के साथ भी वही दिक्कत है कि इस केस का रुख साफ ही नहीं है। दरअसल वो जो घटना होती है थाने के अंदर होती है, एक बैरक में होती है जहां कोई मौजूद नहीं होता है उन पुलिस वालों के अलावा। तो सीबीआई भी बड़ी असमंजस में इस मामले में। दोषी तो जो लोग हैं वो तो दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग हैं, लेकिन इनको सजा कैसे दिलवाई जाए। तो ये होता है कि उस थाने में उस टाइम 11 लोग मौजूद होते हैं। 10 वो पुलिस वाले जो जी बेनिक्स और पी जयराज को मारते हैं। 11वीं होती है रेवती, जो 9 साढ़े 9 के बाद आती है थाने, जिससे गिरफ्तार नहीं किया जाता है केवल इसी वजह से कि वो जिस टाइम जयराज और बेनिक्स थाने मौजूद होते हैं या गिरफ्तार करके लाए जाते हैं तब वो उस टाइम थाने मौजूद नहीं होती। तो सीबीआई के अधिकारी रेवती के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि गलत हुआ है, इन्होंने गलत किया है, तुम्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, तुम्हें गवाही देनी चाहिए। रेवती कहती है कि जब से पता चला है कि ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, सीबीआई देख रही है, तब से उसके यहाँ बराबर धमकियां आ रही हैं। उसको बोला जा रहा है कि पैसा लेके चुप हो जाओ, अगर नहीं चुप होगी, तुम गवाही के लिए राजी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारे पति को खतरा है, तुम्हारे बच्चों को खतरा है, तुमको जान खतरा है। उसे लगातार धमकियां आ रही होती हैं। तो वो उसी सीबीआई अफसर से बोलती है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे लोगों की सुरक्षा की कौन बात करेगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, मेरी सुरक्षा कौन करेगा। जब सीबीआई अफसर इसको सुनते हैं तो वो मद्रास हाई कोर्ट को एक अपील करते हैं रेवती की सुरक्षा के लिए। जब ये अपील के लिए मद्रास हाई कोर्ट चीज पहुंचती है, मद्रास हाई कोर्ट आदेश देती है तमिलनाडु पुलिस को कि आप लोग रेवती को सुरक्षा प्रदान कीजिए, और अगर इस गवाही के बीच में रेवती को कुछ भी होता है, उसके जान को अगर खतरा किसी भी तरीके से होता है, उसे अगर मारा जाता है तो उसकी जिम्मेदार तमिलनाडु पुलिस होगी। खैर, उसे सुरक्षा के लिए 2 गार्ड मिल जाते हैं। इधर सिलसिला ट्रायल्स का शुरू होता है, जहां दोनों पक्ष
सरकारी पद से रेवती जो उन पुलिस वालों के खिलाफ है जो उससे बड़े अफसर हैं, जो लगातार उसके यहाँ उसके घर तक धमकियां पहुंचा रहे थे, जो लोग उसको डरा रहे थे। जहां रेवती को जान माल का जो डर या डराया जा रहा था वो तो बात अलग थी, उसको नौकरी को लेकर डराया जा रहा था कि अगर हम लोग बच्चे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर रेवती अपनी चीजों से अड़ी रहती है, वो पीछे नहीं हटती। वो कोर्ट में उन्हीं लोगों के खिलाफ जो उससे बड़े पायदान पे खड़े हुए बड़े हुए अफसर होते हैं, उससे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ उन्हीं के सामने उन्हीं से नजरें मिलाते हुए बयान देती है। और जब उसका बयान दर्ज होता है, साथ में जब जांच होती है उसी बयान के बाद उसकी बयान की जांच होती है, तो पाया जाता है कि जो रेवती जो भी बोला है रेवती ने वो सब सही पाया जाता है। दरअसल थानों में कैमरा आवश्यक है लगा होना, लेकिन वो कैमरा उस टाइम अंदर नहीं लगा होता है। लेकिन जब गेट पे जो लगा होता है कैमरा, उससे जो रेवती के बयान थे कि कब कौन आया, किसने क्या मारा, कौन बाहर कब आया, सब कुछ मैच कर रहा होता है। मामला लगातार लगभग 5 साल प्लस खींचता है और अब जाके 6 अप्रैल 2026, 5 साल से अधिक के समय बाद उन 9 लोगों को, जिनमें से पाल दुराई की मृत्यु कोविड टाइम हो ही जाती है, 2020 में ही हो जाती है कोविड की वजह से, जिनमें से बचे हुए 9 लोगों को 6 अप्रैल को तमिलनाडु की लोअर कोर्ट ने 9 के 9 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। दरअसल उन्होंने ये केवल अपने ही बल पे अकेले नहीं कर दिया, उन्होंने सीबीआई से पूछा, सरकार से पूछा कि ऐसे लोगों को कैसी सजा दी जाए। सबका एक ही चीज कहना था कि जिन लोगों का काम है सुरक्षा प्रदान करना, जिन लोगों का काम है कि आम लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे सब कुछ ठीक रखा जाए, इन्होंने उन हदों को पार कर दिया है जिसकी कल्पना पुलिस विभाग से नहीं की जा सकती थी। लोअर कोर्ट ने उन्हें फांसी से सुना ही दी है, लेकिन कहानी अभी खत्म ही नहीं होती है। दरअसल जो अपने यहाँ की न्यायपालिका है, इसकी शुरुआत लोअर कोर्ट से होती है, जहां अगर लोअर कोर्ट में किसी को कुछ भी सुना दिया गया, कोई भी सजा दे दी गई है, तो उसको चैलेंज कर सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अभी ये कहानी बाकी है, जाहिर सी बात है उन लोगों को फांसी सजा सुनाई गई है, वो चैलेंज करेंगे, कहानी भी बाकी है। लेकिन एक सवाल आपसे है, जिन लोगों को काम है आम लोगों को सुरक्षा करना, अगर वही लोग इतनी बर्बरता से उन लोगों को मार देंगे जिनकी गलती केवल इतनी सी थी कि उन्होंने कोविड का एक थोड़ा सा नियम बस पार किया था, एक ऐसा नियम जिससे मृत्यु दंड तो नहीं दिया जा सकता था, उन्हें इतना तो मारा नहीं जा सकता था। आप बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ आगे जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो, यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, तो उन्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को कैसा लगा है जरूर से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी पर्सनल सुझाव में देने हैं तो मेरी मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, या मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं दे रहा हूं, आप उस पर भी अपने पर्सनली सुझाव दे सकते हैं, जो मेरे लिए जरूरी है। बाकी आपका दिन अच्छा, आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद।